गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। अलाउद्दीन खिलजी एक विजेता और प्रशासक ही नहीं बल्कि एक आर्थिक नीतियों का इनोवेटर भी था। उसकी यह नीति उसकी असाधारण प्रतिभा का व्यापक प्रमाण प्रस्तुत करती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों के बारे में हमें इन 5 पुस्तकों से जानकारी मिलती है। बर्नी की तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहादारी, अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, इसामी का फुतुहुस सलातिनी और इनुद्दीन की खैरुल मजलिस। ये 5 पुस्तकों के आधार पर हम अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियां का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पालू था कि उसने हर एक सामान के कीमतों को फिक्स कर दिया, यानी कि निर्धारित कर दिया हर चीज की कीमत, चाहे वो अनाज हो जैसे कि दाल, चावल, गेहूं ये हो, या दूध, हरी सब्जी, पान और ड्राई फ्रूट्स ये हो, या घोड़े, मवेशी, खच्चर, यहां तक कि दास हो, हर चीज की कीमत फिक्स कर गई थी और हर चीज के लिए अलग अलग बाजार का निर्धारण कर दिया गया था। अलाउद्दीन के समय में जो लगान की व्यवस्था थी वह नगद न लेकर के अनाज के रूप में, कैश न होकर के काइंड के रूप में ले आती थी और इस अनाज को स्टोर किया जाता था गोडाउन्स में, और वक्त पड़ने पर इस अनाज को जनता के सामने लाया जाता था और विपत्ति के समय में ये अनाज जो स्टोर होते थे वो काफी काम आते थे। बाजार में सामान खरीदने के लिए सिर्फ चुने हुए लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड व्यापारी होते थे जो किसानों से अनाज खरीद सकते थे या सामान खरीद सकते थे और उन्हें नियत अमाउंट पे ही बेचना होता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में डायरेक्ट किसानों से कुछ चुने हुए निश्चित अधिकारियों के माध्यम से उन लोगों को इजाजत दी जाती थी, उन लोगों को परमिशन दिया जाता था, उन व्यापारियों को जो किसान से अनाज खरीदें और उससे मैक्सिमम किसानों को प्राइस मिल सके। ऐसा ना हो कि कम कीमत पर खरीद कर बाजार में ज्यादा कीमत पर बेच दे। जितने में खरीदे हैं, जितना पैसा दिया है, उसी कीमत पर वो बाजार में बेचे जाए। अब प्रश्न पूछता है कि इसका जरूरत क्या थी? तो बर्नी के अनुसार ऐसा विदित होता है, जो कि फतवा जहादारी में और इनुद्दीन की खैरुल मजलिस से विदित होता है कि ये आर्मी के लिए यानी सेना के लिए विशेष रूप से लागू किया गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना की संख्या काफी बढ़ गई थी। 4.5 लाख सेना हो गई थी। तो सैनिक कारण के अनुसार जब सेना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सेना के संख्या अगर कहा जाए तो 4.5 लाख, 4,50,000 की सैनिक उसके पास थी। इसकी जरूरत क्या थी? तो अलाउद्दीन की सेना की इतनी जरूरत इसलिए थी कि राज्य का विस्तार करना था। चूंकि हमें देखा कि दक्षिण भारत में वह मद्रास तक पहुंच गया था। दूसरा, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था तो उसे उनकी सुरक्षा करनी थी, तो सेना की संख्या काफी बढ़ा दी। अब सेना की सैलरी को उसने फिक्स कर दिया। जब सैलरी फिक्स हो गई तो अगर कीमतें ज्यादा होंगी तो सेना में असंतोष होगा। तो इन सब दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए उसने सेना को सैलरी जब फिक्स कर दिया तो उसे कीमतों को, हर चीज की कीमतों को भी उसने एक कीमत उसकी उसने नियत कर दी, एक
फिक्स अमाउंट पर हर चीज बाजार में लाई गई। अब इससे क्या हुआ कि इससे राजकोष पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और अपनी इसकी सैन्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो गई। इनुद्दीन ने फतवा जहादूरी पर यह लिखता है कि इन जरूरतों से सेना में संतोष व्याप्त हो गया, यानी इन उपायों से सेना में संतोष व्याप्त हो गया। अमीर खुसरो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन मानते हैं। उन्होंने खजाइनुल फुतूह में लिखा है कि यह नीति जो थी आम जनता के लिए थी, आम प्रजा के लिए थी और विशेष रूप से दिल्ली के लिए, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी और गद्दी पर प्राप्त करने के लिए उसने काफी धन और संपत्ति लुटाया था, काफी पैसे लुटाया था, तो इससे दिल्ली की जनता के पास काफी पैसा आ गया था और जो भी जिन्स या जो भी वस्तुएं थी, कमोडिटीज थी, उनकी सप्लाई उसी तरह रेगुलर बनी थी। पैसा ज्यादा हो और सप्लाई भी हो तो निसंदेह है सप्लाई उतना ही हो और पैसा ज्यादा हो तो धीरे धीरे कीमत बढ़ जाएगी ज्यादा पैसा होने पर। तो इस चीज को नियंत्रित करने के लिए कि कीमतें ज्यादा न बढ़े और आम जनता को जिसके पास पैसे कम थे उसको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए खजाइनुल फुतूह के अनुसार उसने इस प्राइस को नियंत्रित किया। अब विद्वानों के बीच मतभेद है कि यह कार्य क्षेत्र कहाँ था, दिल्ली था और समीपवर्ती था, यह अधिकांश विद्वान मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर हबीब और के निजामी तथा सक्सेना महोदय का मानना है कि यह दिल्ली तक नहीं हो सकता, क्योंकि सेना सिर्फ दिल्ली में ही सीमित नहीं थी, सेना दूरस्थ क्षेत्रों में भी सीमित थी। सेना लाहौर में भी थी, दीपालपुर में भी थी, नागौर में भी थी, कड़ा में भी थी, कटेघर में भी थी, तो ये तमाम क्षेत्र दिल्ली से बाहर थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर दिल्ली में पैसे को कंट्रोल कर लिया जाए, प्राइस को कंट्रोल, कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाए, तो निसंदेह रूप से बाहर इसका असर पड़ता है और बाहर की वस्तुओं की कीमत उतनी ही रहती है। अब हम देखते हैं कि ये जितने भी कमोडिटीज थे ये कहाँ बेचे जाते थे। 3 तरह के बाजार होते थे। पहला मंडी, जहां पर कि अनाज बेचे जाते थे, सराय अदल, जहां पर कपड़े का व्यापार होता था, और बाजार जो जहां सामान्य बाजार होते थे वहां पर घोड़े, मवेशी और यहां तक कि गुलामों को भी बेचा जाता था। जैसा बताया कि हर चीज की कीमत फिक्स हो गई है। देखिए कैसे फिक्स होती है। गेहूं 7.5 लीटर प्रति मन, चावल 5 लीटर प्रति मन, जौ 4 लीटर प्रति मन, रेशमी मत टंका में 16 टंका प्रति मन, सूती 6 से 36 टंका प्रति मन, 6 से 36 लीटर प्रति मन, घोड़े 100 से 120 टंका, जो विदेशी घोड़े होते थे, अरबी घोड़े होते थे, ज्यादा महंगे होते थे, टट्टू 10 से 25 टंका और दास 10 से 15। अब इन चीजों की जब प्राइस फिक्स हो गई तो अब हुआ कि हर कोई सामान खरीद सकता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में, या गिनती हो तो सीमित गिनती हो। दूसरी ओर व्यापारियों को है कि उनको अपने पास में एक नियत मात्रा में सामान रखनी है, कम से कम उतना सामान रखना ही है, उनका क्वालिटी मेंटेन करना ही है, नहीं तो ज्यादा मात्रा में रख लेंगे तो काला बाजारी बढ़ जाएगी। बाजा मात्रा में रख करके वो घर में दबा देंगे, या कम रखेंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो एक नियत मात्रा फिक्स कर देती, इतना ही करना है, और हर चीज की कीमत फिक्स होती। क्लॉथ मर्चेंट्स को, यानी कि कपड़े के व्यापारियों को, उन्हें
लोन के रूप में या अग्रिम रकम के रूप में पैसे दी जाती थी। और अगर उन्हें घाटा हो तो चूंकि वो बाहर से सामान लाते थे, विशेष रूप से मुल्तानी व्यापारी होते थे, कपड़े का व्यापार करते थे, तो अगर उन्हें घाटा होता था, उस चीजों में माल नहीं बिकता था, तो इसकी भरपाई सरकार करती थी, गवर्नमेंट करती थी। दासों तथा घोड़े के साथ साथ मवेशियों के बाजार में दलालों का प्रभाव बढ़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दलालों को पकड़ पकड़ करके बाहर किया और दंड के रूप में इन्हें कोड़े मारे। गलती करने पर बाजार में भी जो गलती करता था या गलत तरीके से बेचता था या कम चीजों को बेचता था, तो उन्हें कोड़े मारने की सजा थी। जो व्यापारी कम तौलते थे तो ये भी प्रावधान दिया गया था कि अगर वो कम तौलते हैं तो उतने अमाउंट का शरीर से मांस उनको काट लिया जाता। तो ये इतने कठोर दंड थे, इससे सारे जो व्यापारी थे, काला बाजारी या गलत तरह के व्यापार करने का हर चीज एक तरह से समाप्त हो गया था। यानी कि अब बाजार पूर्ण रूपेण सरकार के नियंत्रण में थी, कीमतें सरकार के नियंत्रण में थी, चीजों की क्वालिटी सरकार के नियंत्रण में थी, और ये भी था कि हर चीज अब उपलब्ध होने लगा था बाजार में। इन तमाम चीजों को लिए उसके काल में एक नए विभाग की स्थापना की थी जो आर्थिक नीतियों और बाजार से जुड़ी थी। उसका नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत के अंतर्गत एक अधिकारी होता था जिसका नाम था शाहना, यानी कि शाहना का मतलब सुपरिटेंडेंट, यानी कि अधीक्षक, मंडी का अधीक्षक। ऐसे हर बाजार के एक सुपरिटेंडेंट होते थे और उनका काम होता था कि कानून को लागू करवाना, बड़े व्यापारियों पर नियंत्रण रखना और कोई भी कमी हो या कोई भी समस्या हो तो उनका निदान करना। शाहना मंडी के ऊपर गुप्त रूप से जासूस यानी कि गुप्तचरों का बहाल किया गया था। ये गुप्तचर के जो अधिकारी होते थे उन्हें बरीद कहता था। एक बरीद के मातहत कई अधिकारी होते थे जिसे मुनिया कहते थे, जो गुप्त रूप से इन पर नियंत्रण रखते थे और इनका भय इतना था कि सुपरिटेंडेंट यानी कि शाहना मंडी के साथ साथ व्यापारी भी भयभीत रहते थे। कीमतें बिल्कुल सही चल रही हैं, इस चीज को नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी वाज वक्त या समय समय पर अपने आदमियों को भेजकर सामग्रियों को मंगवाता था और उसकी कीमत चेक करता था। इसलिए तमाम अधिकारी हमेशा डरे रहते थे। इस योजना से सैनिक और सामंत वर्ग संतुष्ट तो थे, लेकिन शिल्पकार और व्यापारी वर्ग संतुष्ट नहीं थे क्योंकि और ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन सामान्यतः हर वर्ग के लोग इससे संतुष्ट थे। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मुबारक खिलजी के समय में यह सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि न तो उसे साम्राज्य विस्तार करना था और न ही मंगोलों का खतरा था। तो जब दोनों ही नहीं था तो उसने इस चीज की आवश्यकता महसूस नहीं की। सैनिकों के उसने वेतन को बढ़ा दिया क्योंकि सैनिकों में असंतुष्ट थे, और इस तरह से जब वेतन बढ़ा तो स्वाभाविक था कि मार्केट की जो पॉलिसी ये समाप्त हो गई। जो भी हो, अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीति थी एक इनोवेटिव थी, एक नई योजना लेकर के आया था और बाजारों पर और पूरा नियंत्रण रखा। हर माल को एक नियत पैसे पे लिया गया और बाजार में नियत रूप में बेचा गया। ये तमाम चीजें अलाउद्दीन की असाधारण एवं व्यापक प्रतिभा का प्रमाण है, और इसके साथ ही हमारे अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर आज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम नए चैप्टर अगले क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद।